हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का चैप्टर। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको ये बता चुका था, इसका पूरा इंट्रोडक्शन, ये पूरा पेज और फ्रेंच सोसाइटी के बारे में पूरा बता चुका था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा और कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम उसके आगे यहाँ से पढ़ेंगे द स्ट्रगल टू सर्वाइव। मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था पहले तो सारा फ्रांस सोसाइटी के डिवाइडेशन के बारे में, उसके बाद सारे टैक्सेस के बारे में और सब थर्ड स्टेट देती थी वो सब कुछ बता दिया था। अब स्ट्रगल टू सर्वाइव देखते हैं। जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो अबाउट 23 मिलियन थी 1715 में और वो 28 मिलियन हो गई थी 1789 तक। वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। पॉपुलेशन बढ़ने से रैपिड इंक्रीज़ हुआ फूड ग्रेन्स की डिमांड में, और फिर प्रोडक्शन जो थी ग्रेन्स की वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि जितनी डिमांड थी, इसलिए ब्रेड के प्राइस बढ़ाने पड़े जो कि वहाँ की स्टेपल डाइट थी। और बहुत सारे वर्कर्स वहाँ एम्प्लॉयड थे जो लेबरर्स के रूप में वर्कशॉप्स में, जो उनकी वेजेस तब भी फिक्स्ड ही थी। जब उनका महंगाई भी बढ़ गई तब भी उनकी वेजेस फिक्स थी, तो वेजेस भी प्राइस के साथ साथ बढ़ने में वो नहीं हुई, डिड नॉट कीप पेस विद द राइजिंग प्राइसेस, यानी कि प्राइस तो बढ़ गए लेकिन वेजेस नहीं बढ़ी। सो जो गैप था पुअर और रिच के बीच में वो और ज़्यादा बढ़ता गया, क्योंकि पुअर की जितनी सैलरी थी उतनी उसे अब भी मिल रही थी, तो और महंगाई बढ़ गई थी, तो इसलिए पुअर और पुअर होता जा रहा था और रिच। तो थिंग्स जब बहुत ज़्यादा हालत तब ख़राब हो गई जब ड्रॉट या फिर कोई स्टॉर्म आ जाता था और हार्वेस्ट को रिड्यूस कर देता था, और इसने सबसिस्टेंस क्राइसिस ला दिया फ्रांस में, जो कि बार बार होता था फ्रांस में ओल्ड रेजाइम में। मैंने आपको ओल्ड रेजाइम मतलब बताया था, वो सोसाइटी अभी बता देता हूँ। देखिए, ओल्ड रेजाइम उस सोसाइटी को कहते हैं, ओल्ड रेजाइम इज़ यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। तो 1789 से पहले फ्रांस की सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन को डिस्क्राइब किया जाता था, उसे ओल्ड रेजाइम कहते थे। मतलब फ्रांस की सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन को 1789 से पहले ओल्ड रेजाइम कहते थे। और ये सबसिस्टेंस क्राइसिस बार बार आने लगी थी। अब सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है ये भी देखते हैं हम। ये रहा सबसिस्टेंस क्राइसिस, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर एंडेंजर्ड। ऐसी बहुत ख़राब सिचुएशन जब बेसिक मीन्स लिवलीहुड की, जीने की बेसिक नीड्स जैसे खाना और रहना और होम, क्लोथ्स, ये सब चीज़ें, एक्सट्रीम सिचुएशन जब, ये ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ जब हमारे पास ये चीज़ें भी नहीं होती, तो वो है जैसे खाना नहीं होता, कपड़े नहीं होते, घर नहीं होता, ऐसे। और ये क्यों हुआ था सबसिस्टेंस क्राइसिस? हेल या ड्रॉट की वजह से। जब भी हेल या ड्रॉट आती थी, हार्वेस्ट यानी कि खेती कम कर देती थी और फिर सबसिस्टेंस क्राइसिस आ जाता था। एक तो पॉपुलेशन और बढ़ भी गई थी। तो अब ये हमने पढ़ लिया है पूरा द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, हाउ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन। अब ये बताएंगे कैसे सबसिस्टेंस क्राइसिस होता है। पहले हम इस फ्लो चार्ट को समझते हैं। बैड हार्वेस्ट, सबसे पहले सबसिस्टेंस क्राइसिस आया, बैड हार्वेस्ट हुई। फिर पुअर जो है, यहाँ पर हमें इसमें लिखना भी होगा, ब्लैंक हमारे लिए छोड़ा हुआ है, इसमें हमको लिखना भी होगा, यहाँ पर दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्सेस इन फिगर 4 विद अप्रोप्रिएट टर्म्स फ्रॉम द अमंग फॉलोइंग, फूड रिवॉर्ड, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स, राइजिंग फुटप्रिंट्स, वीकर बॉडीज। इन सब वर्ड्स से हमें इस फ्लो चार्ट को पूरा करना है, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा, फ्लो चार्ट है। तो अब हम आगे के टॉपिक पर बढ़ते हैं, ग्रोइंग मिडिल क्लास। और अगर आपको ये फ्लो चार्ट समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना, ज़रूर इसे भी अपनी अगली वीडियो में समझा दूँगा। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड वीसेजेस एंड टू प्रिविलेजेस। जो मिडिल क्लास ग्रो हो रही थी वो इन सब प्रिविलेजेस को एंड करने के लिए आगे बढ़कर आती है। अब यहाँ से पढ़ते हैं हम। पास्ट में पीजेंट्स और वर्कर्स जो थे पार्टिसिपेट करते थे रिवॉल्ट्स में अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्स और फूड स्कार्सिटी, यानी कि खाने की कमी और इंक्रीजिंग टैक्स के खिलाफ पीजेंट्स और वर्कर्स रिवॉल्ट करते थे। लेकिन बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स। बट उनके पास इतने ज़्यादा मीन्स नहीं थे रिवॉल्ट करने के कि वे फुल स्केल पर ये मेजर्स ला सकें जिससे कि एक चेंज आए सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर में।
अब पीजेंट्स और वर्कर्स थे तो उनके पास इतने ज़्यादा मेजर्स तो होंगे नहीं कि जैसे कि वे कुछ राइटिंग्स लिखकर कुछ लोगों को अवेयर करेंगे या फिर रिवॉल्ट करेंगे कि इनके खिलाफ इतने पावरफुल भी वे नहीं थे। सो दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्पेरस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन। एक तो फार्मर्स और पीजेंट्स और वर्कर्स के पास इतनी एजुकेशन और आइडियाज़ नहीं थे कि कैसे हमें उनके खिलाफ रिवॉल्ट करना चाहिए, कैसे उनके खिलाफ मेजर्स लेनी चाहिए। तो ये सब काम थर्ड स्टेट कॉमन पीपल पर छोड़ दिया था, और वे कॉमन पीपल जो प्रॉस्पेरस थे और जिन्हें एजुकेशन मिली हुई थी और जिससे कि वे न्यू आइडियाज़ से अच्छे से आवाज़ उठा सकें, इन सब के खिलाफ जो यहाँ पर हो रहा था कि थर्ड स्टेट ही सब कुछ टैक्स पे करेगी और उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, खर्चा बढ़ गया, सैलरी नहीं बढ़ी, पुअर होता गया, रिच। तो इन सब के लिए रिवॉल्ट के लिए मेजर्स लेने के लिए सारा काम थर्ड स्टेट के प्रॉस्पेरस पीपल पर छूट गया। 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trades and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or bought by richer members of the society। जो 18th century थी उसने ये गवाही दी कि जो सोशल ग्रुप्स उभर कर आ रहा था उसे मिडिल क्लास कहा गया, और वे अपनी पैसा कमाते थे वो अपने ओवरसीज़ ट्रेड को एक्सपेंड करके और गुड्स मैन्युफैक्चर करके, जैसे कि वुलन, सिल्क, टेक्सटाइल, ये सब मैन्युफैक्चर करके, और फिर ये इन्हें एक्सपोर्ट कर देते थे जिसे रिचर मेंबर्स, सोसाइटी के रिचर मेंबर खरीद लेते थे। इन एडिशन टू मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चर द थर्ड स्टेट, मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स के अलावा थर्ड स्टेट के जो पीपल थे उनमें आते थे प्रोफेशनल्स सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, वकील और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए, ये लिखा है ना, और लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, ये सब भी थर्ड स्टेट में आते थे मर्चेंट्स के अलावा। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप, ये मिडिल क्लास के थे जितने भी बताए हैं, मर्चेंट्स, थर्ड स्टेट के प्रोफेशनल, लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, क्योंकि इन एजुकेशन का एक्सेस था, नॉलेज थी अच्छे से। और ये जो लोग थे लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, ये सब एजुकेटेड थे और ये बिलीव करते थे कि कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं होना चाहिए सोसाइटी में जैसे कि बर्थ से प्रिविलेजेस मिले, कि जन्म से ही उसे कोई प्रिविलेजेस मिले, कोई एग्जम्पशन मिले, जैसे कि टैक्स नहीं देना है, ये सब चीज़ें ये मिलनी नहीं चाहिए बर्थ से, ऐसा इन एजुकेटेड थर्ड स्टेट के मेंबर्स का मानना था। रादर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, बल्कि पर्सन की जो सोशल पोजीशन है कि वो सोसाइटी में कैसा होना चाहिए, ये इस पर डिपेंड करना चाहिए कि वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना योग्य है उस काम के। दीज आइडियाज इन विजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स सच एज जॉन लॉक एंड जीन जैक राउजी। ये जो आइडियाज़ थे कि एक सोसाइटी फ्रीडम पे बेस होनी चाहिए, इक्वल लॉज और अपॉर्चुनिटीज़ पे बेस होनी चाहिए सबके लिए, ये दो फिलोसोफर जॉन लॉक और जीन जैक रोजी के द्वारा आगे फॉरवर्ड किए गए। और जीन जैक्स राउजी ने अपनी किताब लिखी थी टू ट्रीटीज़, जीन जैक्स राउजी ने सॉरी, जॉन लॉक ने अपनी बुक लिखी थी टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने बताया था कि डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क खत्म होनी चाहिए। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन मतलब बचपन से ही प्रिविलेजेस मिलना, और एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क यानी कि जो मोनार्क कह दे वही होगा, ये वाला राइट। दोनों राइट खत्म करने की बात जॉन लॉक ने अपनी टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट वाली बुक में की थी। और राउजी ने ये आइडिया फॉरवर्ड किया बाय प्रपोजिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसने राउजी ने कहा कि ऐसी गवर्नमेंट आनी चाहिए जो कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट हो, सबको इक्वल राइट्स मिले, सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट हो पीपल के और रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। और एक और राइटर हुए मॉन्टेस्क्यू, फिलोसोफर, उन्होंने अपनी स्पिरिट ऑफ लॉज में लिखा कि एक ऐसा डिवीज़न होना चाहिए पावर का गवर्नमेंट में बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के बीच में पावर का डिवीज़न होना चाहिए। और ये जो मॉन्टेस्क्यू का मॉडल था गवर्नमेंट का, कि जैसे उसने बताया था कि कैसे गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो यूएसए में लाया गया जब यूएसए को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिली, जब उसकी 13 कॉलोनीज़ को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिली, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके गारंटी, The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था जब वो आज़ाद हो गया था ब्रिटेन से, और उसकी हर इंडिविजुअल को जो राइट मिलने की गारंटी थी, वो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बना जो फ्रांस में पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनके लिए। जो आइडिया था इन फिलोसफर का वो डिस्कस होने लगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, और वो डिस्कस होने लगा सैलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस में, और वो फैल गया पीपल में थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स में छपने लगा, पीपल तक फैल गया, सैलून और कॉफ़ी शॉप हाउसेस में उसके चर्चे होने लगे। तो ये बार बार
रीड किए जाने लगे तेज तेज ग्रुप्स में फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। ये ज़ोर ज़ोर से बार बार पढ़े जाने लगे उन पीपल्स के लिए जो कि पढ़ नहीं सकते थे और लिख नहीं सकते थे। The news that Louis XVI plans to impose further tax to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges। अब मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था कि पॉपुलेशन रोज़ हो गई थी, एम्प्टी ट्रेजरी थी, सारी चीज़ों को फ्रांस की चलाने के लिए वहाँ पे टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, तभी तो फ्रांस चलेगा, तभी तो उसके पास पैसा आएगा, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में वो लगाएगा, उसको हॉस्पिटल्स में लगाएगा। तो इन्हें मेट करने के लिए लुइस 16 जैसे ही सब में खबर फैली कि लुइस 16 फर्दर टैक्स लगाएगा जिससे कि स्टेट के एक्सपेंसेस मिल जाएं, मतलब एक्सपेंसेस आराम से चल सकें, तो सब पूरे स्टेट में एंगर, गुस्से का और प्रोटेस्ट का माहौल हो गया इस प्रिविलेजेस के सिस्टम के खिलाफ। तो आज हमने ध्यान से हमको एक रिकैप करते हैं क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा है यहाँ से द स्ट्रगल टू सर्वाइव में ध्यान से इसके कुछ समरी बता देता हूँ, एक समरी टाइप हर वीडियो के बाद मैं ऐसा करता ही हूँ। तो सबसे पहले स्ट्रगल टू सर्वाइव हमने पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा कि जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई थी 1789 में, और ये जो रैपिड इंक्रीज़ था फूड ग्रेन्स का, ये खर्चों के साथ साथ वो नहीं कर पाया, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ गई और फूड ग्रेन्स भी की डिमांड्स भी बढ़ने लगी और प्रोडक्शन इतना था नहीं कि इतने सारे पीपल को फूड ग्रेन्स मिल सके। और जो वर्कर्स एम्प्लॉयड थे, मतलब फूड ग्रेन्स के प्राइस बढ़ गए, हर जगह एक्सपेंसेस बढ़ गए, लेकिन जो वर्कर्स काम करते थे उनकी सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं आया। उन्हें मान लीजिए एक एग्जांपल दीजिए, कोई चीज़ पहले 10 रुपये की मिल रही थी, चलिए ज़्यादा छोटा हो गया, मान लीजिए कोई चीज़ पहले 1000 रुपये की मिल रही थी और वर्कर की सैलरी 500 थी, 500 नहीं, वर्कर की सैलरी 2000 थी, तो तब वो 1000 वाली चीज़ खरीद लेता। मान लो कोई चीज़ 1000 की थी, वर्कर की सैलरी 2000 थी, तो वो 1000 वाली चीज़ खरीद लेता। लेकिन अब चीज़ों के प्राइस बढ़ गए, मान लीजिए वो चीज़ 3000 की हो गई, लेकिन वर्कर की सैलरी उतनी रही 2000 की, तो कहाँ से वो खरीद ले। तो इस वजह से फिर पुअर के और रिच के बीच में जो ये गैप था ये बढ़ता गया। फिर कुछ ड्रॉट्स आ जाती थी, हेल आ जाते थे, स्टॉर्म्स आ जाते थे, सब्सिस्टेंस क्राइसिस बढ़ गया, बेसिक नीड्स नहीं मिली, रोटी कपड़ा और मकान बेसिक नीड्स थी, ये थ्रेटन हो जाती थी। और ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता कैसे था, एक फ्लो चार्ट था, आपको ये पॉइंट्स यहाँ पर जो दिए हुए हैं इसे इसमें बनाना है। मैं चाहता हूँ कि आप ये खुद बनाएं, कुछ नहीं समझ आएगा मैं फिर बताऊँगा। फिर दूसरा टॉपिक था अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड स्विचेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। तो इसमें हमें बताया गया है कुछ सोशल टर्म्स के बारे में जो कि मिडिल क्लास थी और जो कि वेल्थ अर्न करते थे थ्रू एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज वुड एंड सिल्क टेक्सटाइल, जो कि वे रिचर को बेच देते थे। फिर हमें इसमें फिलोसफर्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि जॉन लॉक ने बुक लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन को रिफ्यूट करने के बारे में बताया था कैसे सॉल्व किया जाए, और एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क के बारे में बताया था कि नहीं मिलना चाहिए उन्हें। एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क मतलब जो मोनार्क कह देगा वही बात मानी जाएगी, ये उन्होंने मना किया था। उन्होंने कहा था इंडिविजुअल राइट मिलना चाहिए। राउजी फिर नेक्स्ट एक फिलोसफर थे जॉन लॉक, एक फिलोसफर थे जीन जैक्स राउजी और एक थे मॉन्टेस्क्यू। तो लॉक के बारे में बता दिया मैंने आपको। राउजी ने ये आइडिया बताया था कि गवर्नमेंट होनी चाहिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, और मॉन्टेस्क्यू ने बताया था कि स्पिरिट ऑफ लॉ बुक में अपनी कि डिवीज़न कैसे होनी चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल के बीच में उन्होंने डिवीज़न बताई थी, और ये मॉडल यूएसए में फॉलो किया गया जब वो इंडिपेंडेंट हो गया। फिर जब और फिलोसफर्स ने यूएसए को कंडीशन को देखा तो उन्हें अच्छा लगा, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर भी होना चाहिए। फिर इसके चर्चे हर जगह होने लगे, सैलून्स पे, कॉफ़ी हाउसेस पे, और ये पीपल तक स्प्रेड हुआ थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, और ये ज़ोर ज़ोर से बार बार पब्लिक में भी पढ़ा जाने लगा। क्या पढ़ा जाने लगा, ये जो मोंटेस्क्यू का स्पिरिट ऑफ लॉ बुक में जो लिखा था कि 3 जगह में पावर डिवाइड होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये पब्लिक में ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जाने लगा, उनके पीपल्स के लिए जो
पढ़ नहीं सकते थे और लिख नहीं सकते थे। और जब ये जैसे ही न्यूज़ फैली पीपल में कि लुई 16 फर्दर टैक्सेस इम्पोज करेगा, तो हर जगह गुस्से का माहौल आ गया। पीपल प्रोटेस्ट करने लगे, पीपल उनके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, इस प्रिविलेजेस के सिस्टम के खिलाफ। ठीक है, समझ आ गया होगा, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो अब हमने ये चैप्टर कंप्लीट यहाँ से शुरू किया था। मैंने आपको ये दोनों टॉपिक्स पिछली वीडियो में बताए थे, अब हमने ये पूरा कर लिया है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, और जो समझ नहीं आएगा वो कमेंट में लिख देना, मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। अगली वीडियो में हम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, ओके बाय।